लोग केरल से अपनी बात को ख़त्म किए थे और केरल में ही एक राजा हुए थे, राजा राम वर्मा। मार्तंड वर्मा के बाद राजा राम वर्मा। और यहाँ पे हम लोग बस इस बात को देखेंगे कि किस तरह से केरल में विदेशी कंपनियों का इन्वेजन शुरू होता है। लेकिन उसके पहले केरल की एक थोड़ी सी पृष्ठभूमि और जान लें कि केरल मलयालम और संस्कृति साहित्य का केंद्र भी बन रहा था, त्रिवेंद्रम। ठीक है। तो उसमें एक राजा हुए थे, राजा राम वर्मा। क्योंकि 1766 में हैदर अली ने केरल पर कोचीन तक कब्जा कर लिया था और उसी दौरान यहाँ एक राजा थे राम वर्मा, जो एक लेखक थे, कलाकार थे, पेंटर थे। इन्होंने वहाँ की कल्चरल समृद्धि को बढ़ाया था। तो संस्कृत और मलयालम साहित्य को किसके कार्यकाल में ज़्यादा वृद्धि मिली है? वो है राजा राम वर्मा। अब इस पूरे के पूरे जो चर्चा का केंद्र है उसमें हम लोग बस ये देखेंगे कि जिस समय केरल में राजा राम वर्मा है उस समय 18th सेंचुरी है और 18th सेंचुरी में भारत की क्या दशा है। दिल्ली में लगभग स्थिति खराब है। 1759 तक मराठाओं ने पंजाब पर कब्जा कर लिया है। पंजाब में नेतृत्व का अभाव है और लगभग भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन हो गया है, उनसे आपस में संघर्ष शुरू हो गए हैं। क्षेत्रीय स्तर पर अराजकता की स्थिति है। ऐसी स्थिति में राजा राम वर्मा के बारे में हम लोग बस इतना जानेंगे कि इन्होंने त्रिवेंद्रम त्रिवेंद्रम में संस्कृत और मलयालम 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 साहित्य की विकास में योगदान दिया है। ठीक है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने देख लिया कि केरल के राजा राम वर्मा और हैदर अली का यहाँ पे अटैक 1766। यह वह स्थिति है जब हम लोगों को अपनी समझदारी को बढ़ाना पड़ेगा। समझदारी का बेसिक मतलब है कि यहाँ इतिहास पूरी तरह से एक दूसरे से गुथा हुआ है। एक को पकड़ते हैं, कहते हैं सिरा कोई भी पकड़ूं दूसरा छूट जाता है, और यही इतिहास को सबसे ज्यादा टफ बना देता है। इस समय की स्थिति यह है कि पूरे भारत में अलग अलग क्षेत्रीय दल उभर रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रीय दल के नेताओं को जानना जरूरी है। केंद्र में राजा कमजोर है, तो केंद्र में हम लोगों ने देखा था कि बहादुर शाह, जहांदार शाह, फारूक शेर, रफ़ीउद्दर्जात, रफ़ीउद्दौला, मोहम्मद शाह रंगीला, और मोहम्मद शाह रंगीला के बाद अहमद शाह 1748 से 1754। अहमद शाह के बाद आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय या सेकंड के बाद आपका आ जाता है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय को पुनः विस्थापित करके नजमुद्दौला आता है। नजमुद्दौला है रोहिला सरदार, और इसे अहमद शाह अब्दाली 1757 के अटैक के बाद मुगल प्रशासन पर नज़र रखने के लिए दिल्ली में अपना गवर्नर नियुक्त करके जाता है। और नजमुद्दौला 1759 से 1760 के बीच में शाहजहां थर्ड को राजा बना देता है। तो ये जो श्रृंखला है, कई बार आपसे परीक्षा में इन राजाओं का क्रम पूछा जाएगा। तो एक तरफ आप अपने शासकों का एक क्रम लिख लीजिए, दूसरी तरफ क्षेत्रीय राजाओं के उभरने का क्रम लिख लीजिए। कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनको एक दूसरे से इंटरलिंक कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि इतिहास जितना कठिन दिख रहा है, चूंकि हम उनका तुलनात्मक अध्ययन करने में असफल रहे हैं, इसलिए वो हमको बहुत टफ लगता है।
हम अपने परिवार के सदस्यों से तो परिचित होते हैं, लेकिन अन्य परिवार के सदस्यों से परिचित नहीं होते हैं। लेकिन जो हमारे रिलेशन में होते हैं, हम उनके परिवार के सदस्यों और संबंधों से परिचित होते हैं। इसका मतलब जिनसे हमारा संबंध है उनसे हमारा परिचय होना आवश्यक है। और जिनसे हमारा परिचय होने का मतलब है भारत हमारी माता है, तो भारत के जितने राज्य हैं वो उसके बेटे हैं, और उन बेटों के जो परिवार हैं, उनके जो संबंध है, उनके भारत माँ से जो रिलेशन रहे हैं, उनको हमको आपको देखना पड़ेगा। बगैर इसके हमारा इतिहास समृद्ध नहीं होगा, और बगैर इसके हम ना तो इंटरनेशनल अफेयर समझ पाएंगे, ना पॉलिटी समझ पाएंगे, ना संविधान समझ पाएंगे। क्योंकि ऐतिहासिक अप्रोच ये बताता है कि हमारी जड़ें कितनी गहरी हैं, और वो समझ बताता है कि हम अपने अतीत के प्रति कितने जागरूक हैं, और उन्हीं अतीत की परंपराओं से हमारी संस्कृति समृद्ध होती है। इसलिए हिस्ट्री में आप लोग देखेंगे आर्ट एंड कल्चर एक पार्ट है। आर्ट का मतलब है जीवन में जीने की कला, और कल्चर का मतलब है कि उस कला के माध्यम से हमने किस सभ्यता का निर्माण किया है, और पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे वो ट्रांसफर हो रही है, वो हमारी संस्कृति के रूप में रिजर्व हो जाती है। तो यहाँ पर 18वीं शताब्दी में भारत इंडिया दिल्ली सत्ता खत्म, लगभग वास्तविक सत्ता है ही नहीं। पंजाब 1759, मराठाओं का कब्जा, मराठाओं का कब्जा, क्षेत्रीय स्तर पर विद्रोह, विद्रोह और अराजकता, विदेशी कंपनियों का आक्रमण, आक्रमण जैसे प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, पानीपत का युद्ध, ये सब क्या है? विदेशी कंपनियों के कंपनियों की स्थिति है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें एक चीज और ऐड कर लीजिएगा, जैसे क्षेत्रीय स्तर पर मैंने बताया अराजकता, तो उदाहरण आपको देना पड़ेगा। जैसे अजीत सिंह मारवाड़ के राजा हैं, इनके पुत्र ने ही इनकी हत्या कर दी है। तो अब डायनेस्टीज को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, अराजकता की स्थिति है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे समझाते हैं। ऐसे में 18वीं शताब्दी में क्षेत्रीय स्तर पर कई राजा हैं, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी रख लेंगे तो ये हम लोगों को इतिहास का समझने में बड़ी मदद करेगा। जैसे है जयपुर, इसे आमेर भी कहते थे, और जयपुर में राजा सवाई जय सिंह हैं। सवाई जय सिंह हैं। एक स्तर पर जहां हमने केरल में देखा दो महान राजाओं को, राजा मार्तंड वर्मा और राजा राम वर्मा। ये क्या कर रहे हैं? आधुनिकता को बढ़ावा दे रहे हैं, कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए इतिहास में इनको जानना जरूरी है। इन्हीं कालखंडों में एक राजा है सवाई जय सिंह, इनका कार्यकाल है 1681 टू 1743। ऐसे कालखंडों से अगर आपको तुलना करनी हो तो एक तरफ आप सारे मुगल शासकों के नाम लिख लीजिए, जैसे बहादुर शाह, शाह फर्स्ट, कार्यकाल 1707 से 1712। फिर है जहांदार शाह,
जहांदार शाह, लंपट मूर्ख, साहेब खबर, ये इनकी टाइटल है। जुल्फिकार खान इनका वजीर है 1712 से 1713। चौथा, जहांदार शाह के बाद फारूक शेर, घृणित, कायर, बेईमान, अविश्वासी राजा। सैयद ब्रदर्स की मदद से गद्दी पर बैठता है 1713 से 1719। फिर फारूक शेर के बाद रफीउद दर्जात, और फिर रफीउद दौला, रफीउद दौला, रफीउद दर्जात। ये राजाओं का एक क्रम है और इस क्रम को जानना आपको बहुत जरूरी है। इतिहास में डायरेक्ट यूपीपीसीएस 2018 प्रीलिम्स में पूछा गया है कि इन शासकों का क्रम बताइए। प्लीज अरेंज दीज रूलर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये सब हैं 1719। इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर लिखते हैं। अब रफीउद दर्जात, रफीउद दौला के बाद मोहम्मद शाह रंगीला, रंगीला कार्यकाल 1719 से 1748। रंगीला के बाद अहमद शाह, सत्रह सौ 48 से 1754। अहमद शाह के बाद आलमगीर सेकेंड 1754 से 1759। आलमगीर के बाद शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकेंड 1759 से 1806। इसी शाह आलम द्वितीय के कार्यकाल को बीच में अब्दाली के आक्रमण के बाद थोड़े समय के लिए इनको हटा दिया गया था। शाह जहां थर्ड 1759 से 1760। ये बीच में एक क्रम आते हैं इनका। इसको नजमुद्दौला एक रोहिला सरदार है जिसको गवर्नर बना करके अहमद शाह अब्दाली यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम आपको रोहिला और वंगस पठानों के बारे में थोड़ा सा एक संक्षिप्त परिचय देंगे और बाद में इसी रोहिला सरदार में इसी नजमुद्दौला का एक लड़का है जाबिद खान, और जाबिद खान का लड़का है गुलाम कादिर खान। गुलाम कादिर खान को जब रोहिला सरदार अब्दाली का साथ देंगे और बाद में जब 1767 में अब्दाली की मृत्यु हो जाएगी, तो मृत्यु होने के बाद मराठा सरदार माधवराव महाजी शिंदे के नेतृत्व में दिल्ली पर आक्रमण करते हैं और रोहिला सरदार को बंदी बना लेते हैं, और उसके पुत्र गुलाम कादिर खान, वो एक अल्पवयस्क पुत्र है 12-13 साल का, उसको बंदी बना करके मुगल दरबार में रख दिया जाता है शाह आलम द्वितीय के संरक्षण में। कुछ लोग कहते हैं कि शाह आलम द्वितीय उसे अपने बच्चे जैसा मानता था, लेकिन अंग्रेजी में उसके लिए एक शब्द आया है कैटामाइट। कैटामाइट का मतलब हो गया कि शाह आलम द्वितीय उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था, तो केटामाइट संबंध आता है, तो इसीलिए शब्द के लिए यूज किया जाता है। वही नजमुद्दौला बीच में शाह आलम द्वितीय को गद्दे से उतार करके शाहजादा थर्ड को क्या बना देता है, बादशाह, मुगल बादशाह बना देता है। लेकिन बाद में मराठा 1772 में मराठा फिर इन्वेट करते हैं और नजमुद्दौला भी क्या करता है, समर्थन कर देता है किसका, शाह आलम द्वितीय का। तो नजमुद्दौला इसे हटा करके
फिर किसे शासक बना देता है? शाह आलम सेकेंड को। इसीलिए बीच में शाहजहां थर्ड का नाम अगर आए तो चौंक मत जाइएगा, यह नाम भी बीच में आता है। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अच्छा, ये कालखंड आप इससे आसानी से तुलना कर पाएंगे जब इन कालखंडों को आप दूसरे पेज पर लिख लेंगे, या वहीं पर एक पार्ट पे आप क्षेत्रीय स्तर के राजाओं को रखिए और दूसरे पार्ट में आप मुगल राजाओं को रखिए। देखिए किस कालखंड की घटना हो रही है, तो आसानी से आप कनेक्ट होते चले जाइएगा। तो मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह अब्दाली, आलमगीर शाह आलम सेकेंड और शाहजादा थर्ड, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब इसको हम मिटा देते हैं। शाह आलम सेकेंड के बाद 1806 में 1806 में शाह आलम थर्ड के बाद अकबर द्वितीय, अकबर सेकेंड 1806 से 1837, और फिर है बहादुर शाह जफर। जफर, इसे बहादुर शाह सेकेंड भी कहते हैं। 1837 से 1858। बहादुर शाह जफर को क्या कर दिया जाएगा? 1857 की क्रांति के बाद इनको गिरफ्तार किया जाएगा, मुगल सत्ता पूरी तरह से समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, ऐसे में आप देखेंगे कि 1743 तक के कालखंड में कौन राजा है? मोहम्मद शाह रंगीला। 1681 मतलब औरंगजेब। इसका मतलब है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो रही है। तो ये औरंगजेब, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फारूक शेर, रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला और मोहम्मद शाह रंगीला का कार्यकाल पूरा देखता है। बीच में हालांकि 1743 में इनकी डेथ हो जाती है। तो जय सिंह, जहां पे मुगल सत्ता अयोग्यता के कारण स्ट्रगल करती नजर आ रही है, वहीं पे एक योग्य स्थानीय राजा का उदय होता है जिसका नाम है सवाई जय सिंह। ये 1681 से 1743 तक। आइए इनका देख लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या किया है। सवाई जय सिंह ने क्या किया है? एक शहर की स्थापना की है जिसका नाम है जयपुर, और इस शहर को कहा जाता है कि बहुत ही साइंटिफिकली बसाया गया था। साइंटिफिक सिटी, गुलाबी शहर भी इसे जानते हैं। तो सवाई जय सिंह ने एक साइंटिफिक शहर जयपुर की स्थापना किया, और इन्होंने क्या किया? इन्होंने वेदशालाओं वेदशालाओं की स्थापना की। वेदशालाओं की स्थापना की, कहाँ किया? जयपुर, दिल्ली, आगरा, वाराणसी, मथुरा, इतनी जगह पर वेदशालाओं अर्थात एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करने के लिए इतनी जगह वेदशालाओं का अध्ययन किया सॉरी, वेदशालाओं की स्थापना की, जैसे जयपुर, दिल्ली, आगरा, वाराणसी और मथुरा। एक ऐसा राजा है जिस युग में लोग क्षेत्रीय स्तर पर लड़ रहे हैं, उसकी सोच वैज्ञानिक है, और उस राजा का नाम है सवाई जय सिंह। ठीक है, तो इसके कालखंड को हम लोग देखेंगे कायदे से। फिर इसने क्या किया है? एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज को बढ़ावा दिया है।
नक्षत्र, नक्षत्र अध्ययन को बढ़ावा देता है। एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज को क्या करता है? बढ़ावा देता है। और क्या करता है? कला साहित्य के क्षेत्र में इसका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये कला साहित्य के साथ साथ सामाजिक सुधार भी करता है। इसे एक सामाजिक सुधारकर्ता के रूप में भी जानते हैं। सोशल रिफॉर्म, क्या करता है? दहेज प्रथा पर रोक लगाता है और सामान्य विवाह को बढ़ावा देता है। दहेज प्रथा पर रोक और सामान्य विवाह को बढ़ावा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि राजस्थान में एक प्रथा थी, त्याग प्रथा। राजस्थान पीसीएस अगर आपको देना पड़े तो वहां पूछा जाता है त्याग प्रथा क्या थी और किसने उस पर रोक लगाया था। तो राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह, इन्होंने दहेज को लेने देने पर प्रतिबंध लगा दिया और सामान्य खर्च में विवाह करने को प्रोत्साहित किया। त्याग प्रथा में यह होता था कि विभिन्न ब्राह्मण पूरे देश के इकट्ठा होते थे और राजा से खुशी के बदले उपहार मांगते थे, और जो उपहार ब्राह्मण लोग मांगते थे उपहार देना पड़ता था। ऐसे में राजा खर्च से बचने के लिए विवाह करने से ही वंचित होने लगे। तो उस कुप्रथा का अंत किसने किया है? सवाई जय सिंह ने। त्याग प्रथा को समाप्त किया, दहेज प्रथा को समाप्त किया, सामान्य विवाह को प्रचलन में लाने की इन्होंने कोशिश की। ठीक है, फिर इस तरह से इन कुप्रथाओं का इन्होंने क्या किया है? अंत किया है। जाट